गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मा इंजीनियरिंग और हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है एमए 303, जिसमें कि हम स्टीम टरबाइन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसमें आज हम कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन के बारे में स्टडी करेंगे कि जो कंपाउंडिंग है वो क्यों की जाती है टरबाइन के अंदर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कौन कौन से टाइप्स है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के बारे में स्टडी करते हैं। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन क्या होती है? सिंगल स्टेज जो इंपल्स टरबाइन होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डी लेवल टरबाइन भी बोलते हैं। सिंगल स्टेज जो इंपल्स टरबाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डी लेवल टरबाइन भी बोलते हैं। इस टरबाइन में क्या होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में बताया है कि ये हमारे पास में क्या है, एक इसमें क्या होती है, एक नोजल रिंग होती है। तो ये वन साइड ऑफ द नोजल रिंग है और ये क्या है, वन साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड है। तो जो वन साइड ऑफ द जो नोजल रिंग होता है सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के अंदर, ये क्या होता है, केसिंग से अटैच होता है। और जो वन साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड जो रिंग है, ये क्या होती है, रोटर से अटैच होती है, शाफ्ट से, रोटर शाफ्ट से क्या होती है, अटैच होती है। तो ये क्या दिखा रखा है, रोटर शाफ्ट बता रखा है। तो सिंगल स्टेज इंपल्स स्टीम टरबाइन, जिसको कि डी लेवल टरबाइन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, एक स्टेज का क्या मतलब है, एक स्टेज का मतलब ये है कि उसके अंदर वन साइड ऑफ द नोजल रिंग होती है और वन साइड ऑफ द क्या होती है, मूविंग ब्लेड होती है। वन साइड का मतलब है, सिंगल स्टेज का मतलब है वन साइड ऑफ द नोजल एंड वन साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड। एक साइड नोजल रिंग का और एक साइड मूविंग ब्लेड का, ये दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं, वन स्टेज बनती है। तो सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के अंदर वन साइड ऑफ द नोजल रिंग होती है और वन साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड रिंग होती है। और जो नोजल रिंग होती है वो किससे अटैच होती है, केसिंग से अटैच होती है। और जो मूविंग ब्लेड रिंग होती है वो किससे अटैच होती है, रोटर शाफ्ट से अटैच होती है। तो जब नोजल से स्टीम निकलती है, नोजल से स्टीम जब आती है, तो वो क्या करती है, टरबाइन की ब्लेड पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है। और टरबाइन की ब्लेड पे स्ट्राइक करती है तो फिर क्या करता है, टरबाइन का जो रोटर है वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो सिंगल स्टेज जो इंपल्स स्टीम टरबाइन होती है, इसके बारे में हमको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज क्या है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिंगल स्टेज क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक अनोदर डायग्राम बनाया है जिसमें कि नोजल और मूविंग ब्लेड को मैंने क्या किया है, शो किया है। तो ये मैंने नोजल बनाई है और यहाँ पे मैंने क्या बनाई है, मूविंग ब्लेड्स बनाई है। तो जब स्टीम नोजल से क्या होती है, पास होती है, हम बात कर रहे हैं सिंगल स्टेज की, तो जब स्टीम क्या होती है, नोजल से पास होती है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। उसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। और जब यही स्टीम क्या होती है, मूविंग ब्लेड में से पास होती है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। प्रेशर ड्रॉप क्यों नहीं होता है मूविंग ब्लेड के अंदर, क्योंकि जो ब्लेड्स होती है वो किस टाइप की होती है, कप और बॉल्स टाइप की होती है। और उनके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए क्या होता है, जब एरिया कांस्टेंट है तो उसमें प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले भी इसको स्टडी कर रखा है। तो सिंगल स्टेज जो इंपल्स टरबाइन होता है, उसके अंदर क्या होता है, जब स्टीम जो नोजल से पास होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप होता है। और नोजल में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो जब स्टीम नोजल में से पास हो रही है तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। प्रेशर वेलोसिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये जो वेलोसिटी जब बढ़ती जाती है तो ये मूविंग ब्लेड पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो क्या होता है, टरबाइन हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। तो सिंगल स्टेज के अंदर हमको जो वेलोसिटी से क्या होता है, कंप्लीटली आउटपुट नहीं मिल पाता है और हमको वेलोसिटी लॉस होता है, अराउंड 18 to 20% लॉस हमको क्या हो जाता है, वेलोसिटी के अंदर हो जाता है सिंगल स्टेज टरबाइन के अंदर। इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी, मान लीजिए मूविंग ब्लेड है, हम बात कर रहे हैं सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन की, तो मान लीजिए हमारी ये क्या है, मूविंग ब्लेड है, जो कि यू वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और इस पर क्या करती है, स्टीम क्या करती है, स्ट्राइक करती है। कितनी वेलोसिटी से, c1 वेलोसिटी से इस पर क्या कर रही है, स्ट्राइक करेगी। तो स्टीम इस पर जब स्ट्राइक करती है तो इस पर ग्लाइड्स होकर के क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज द यू। यू क्या है, ब्लेड की वेलोसिटी है।
तो फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट यू ऑप्टिमम जो होता है वो कितना होता है, C1 cos अल्फा बाई 2। अल्फा क्या है, जो नोजल से निकलने वाली वेलोसिटी और ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है इसके बीच का क्या है, ये एंगल है, दैट इज द अल्फा। तो जो यू ऑप्टिमम होता है, यू क्या है, ब्लेड वेलोसिटी। तो जो ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी होती है, यू ऑप्टिमम होती है फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट, वो कितना होता है, C1 cos अल्फा बाई 2। तो इसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू जो होगी यू ऑप्टिमम की कितनी होगी, C1 बाई 2। जनरली हम इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, C1 बाई 2 लेते हैं। और जो C1 है वो क्या है, नोजल की, जो नोजल से निकलने वाली स्टीम की वेलोसिटी वो जनरली क्या होती है, 1200 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तो उससे यू ऑप्टिमम अगर हम 1200 मीटर पर सेकंड रखेंगे तो यू ऑप्टिमम कितना आ जाएगा, 600 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं यू बराबर क्या होता है, पाई डी एन बाई 60। अगर डायमीटर, रोटर का डायमीटर अगर हम 1 ले लेते हैं, डी अगर हम 1 मीटर ले लेते हैं, तो एन बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, लगभग 20,000 आरपीएम हमारे पास में आ जाते हैं, लगभग ये 20,000 आरपीएम हमारे पास में आ जाते हैं। तो ये क्या है, एक हाई स्पीड है। एन बराबर जो है 20,000 लगभग कितने है, एक हाई स्पीड है। जो कि हमको क्या होती है, इतनी हाई स्पीड हमको क्या होती है, सिंगल स्टेज टरबाइन से जो मिलने वाली जो स्पीड है वेरी हाई है, जो कि हमको क्या होता है, इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये स्पीड क्या बहुत ज़्यादा है, उससे क्या फ्रिक्शन लॉसेज बहुत ज़्यादा होंगे और हाईली क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस भी क्या होंगी, इससे डेवलप होगी। फ्रिक्शन लॉसेज भी ज़्यादा होंगे इस स्पीड की वजह से, और हाईली सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस भी क्या होंगी, जनरेट होगी। तो इतनी ज़्यादा स्पीड क्या होगी, हमको रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब इस नोजल से निकलने वाली स्टीम टरबाइन पर स्ट्राइक कर रही है, तो फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए यू ऑप्टिमम के लिए यू ऑप्टिमम बराबर कितना हो गया, C1 बाई 2 हो गया। और यू बराबर C1 अगर 1200 है तो यू ऑप्टिमम बराबर 600 मीटर पर सेकंड होगा। इसकी वैल्यू अगर हमने इस पर फार्मूले पुट कर दी तो आरपीएम कितना आ गया हमारे पास में, 20,000 आरपीएम आ गया। जबकि और ये जो टरबाइन की जो शाफ्ट है किससे अटैच्ड है, जनरेटर से अटैच्ड है। तो जनरेटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मान लीजिए जनरेटर 50 हर्ट्ज पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो जनरेटर को 3000 आरपीएम की ही आवश्यकता होती है। जबकि टरबाइन का जो रोटर है वो क्या कर रहा है, 20,000 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है। तो जरूरत तो हमको 3000 की है और हमारा आरपीएम कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 20,000। तो ये काफी ज्यादा आरपीएम क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस आरपीएम, ज्यादा आरपीएम की वजह से हमारे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन लॉसेज हो रहे हैं और हाईली सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस भी जनरेट हो रही है। तो हमको आरपीएम जो चाहिए 3000 आरपीएम के आसपास ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमको आरपीएम क्या चाहिए, रिड्यूस चाहिए। फॉर द सेम पावर के लिए हमको आरपीएम क्या चाहिए, 3000 आरपीएम ही जरूरत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आरपीएम है हमको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड नहीं, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा फॉर द सेम पावर के लिए। तो फॉर द सेम पावर हम ये चाहते हैं कि जो आरपीएम है ये क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि हमको 3000 आरपीएम ही जरूरत है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जनरेटर के थ्रू। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो आरपीएम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो सो वी वांट टू प्रोड्यूस द सेम पावर विदाउट लूजिंग आरपीएम टू बी कंट्रोल। तो हम ये चाहते हैं कि पावर, जो टरबाइन से मिलने वाली पावर तो हमको उतनी ही मिले जितनी हम चाहते हैं, मैक्सिमम पावर मिले, बट हमारा आरपीएम क्या हो जाए, कम हो जाए। जो 20,000 आरपीएम हमको मिल रहे हैं, जो 20,000 आरपीएम हमको मिल रहे हैं, इतने मैक्सिमम आरपीएम जो कि हमको रिक्वायर्ड नहीं है, हमको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हमको जनरेटर के लिए कितने आरपीएम चाहिए, 3000 आरपीएम ही चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो आरपीएम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। क्यों, क्योंकि इतने ज्यादा आरपीएम होने से फ्रिक्शन लॉसेस भी हो रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस भी जनरेट हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा आउटपुट, हमको लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हमको लॉसेस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हमको 3000 आरपीएम प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि हमारी जो आरपीएम वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, बट मिलने वाला जो आउटपुट है वो क्या रहे, सेम रहे। तो हम ये चाहते हैं कि सेम आउटपुट मिल जाए और आरपीएम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो जैसे कि हम जानते हैं यू बराबर क्या है, पाई डी एन बाई 16। हम एन को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो अगर एन को हम कम करना चाहते हैं तो डी जो डायमीटर है वो हम क्या कर दें, बढ़ा दें। डायमीटर हम क्या करते हैं, बढ़ा दें। तो अगर हम डायमीटर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और डायनेमिक कंट्रोल क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। रोटर को बार बार चलाना बंद करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या फिजिबल नहीं है कि हम डायमीटर बढ़ा दें जिससे कि स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए। दूसरी चीज ये है कि हम स्पीड को क्या करते हैं, कम कर दें।
अगर स्पीड को हम ब्लेड की वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, कम करते हैं, जिससे कि एन जो आरपीएम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बट ऐसा करने से क्या होगा, हमको वर्क आउटपुट क्या होगा, सेम वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पावर तो वही चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हमारे फार्मूला क्या है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए यू ऑप्टिमम बराबर क्या है, C1/2 है। तो जब यू ऑप्टिमम बराबर कितना है, C1 cos α/2 है। तो जब इतनी स्पीड अगर होगी, इतनी ऑप्टिमम स्पीड होगी, तभी हमको मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर स्पीड रखेंगे या इससे कम स्पीड रखेंगे तो हमको वर्क आउटपुट ऑप्टिमम मैक्सिमम वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये क्या ऑप्टिमम स्पीड है, तो इतनी ही स्पीड हमको जरूरत होगी। तो अगर हम स्पीड को घटाएंगे तो आरपीएम कम हो जाएंगे, जिससे कि वर्क आउटपुट हमको क्या मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। तीसरा यह है कि अगर हम मान लीजिए गियर बॉक्स वगैरह लगा देते हैं स्पीड कम करने के लिए, तो भी हमारे पास में लॉसेस क्या होंगे, काफ़ी सारे होंगे। तो हम ना तो डायमीटर बढ़ा सकते हैं, ना तो हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर बढ़ा सकते हैं, रोटर का डायमीटर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उससे क्या हो जाएंगे, इनर्शिया बढ़ जाएगा, डायनामिक डिफिकल्टीज आ जाएगी, कंट्रोल नहीं होगा डायनामिक। और दूसरा, ना तो हम स्पीड जो ब्लेड की वेलोसिटी है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ब्लेड की वेलोसिटी को भी हम कम नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हम गियर बॉक्स भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो होता है मल्टी स्टेजिंग का। मल्टी स्टेजिंग जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग और मल्टी स्टेजिंग का मतलब ये है कि जो हमारी स्टीम अभी क्या हो रही है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन, जिसके कि अंदर सिंगल स्टेज का मतलब मैंने बताया था आपको कि वन रो ऑफ द नोजल सेट एंड वन रो ऑफ द मूविंग ब्लेड सेट, उसको हमने क्या बताया था, सिंगल। अभी हमने जैसे क्या बताया था, सिंगल स्टेज के बारे में बताया था कि जो सिंगल स्टेज स्टीम टरबाइन होती है उसमें क्या होती है, वन सेट ऑफ द नोजल होता है और वन सेट ऑफ द क्या होता है, मूविंग ब्लेड होता है। और एक वन सेट ऑफ द जो नोजल रिंग है उसमें काफी सारी नोजल्स हैं, और वन सेट ऑफ द जो मूविंग ब्लेड रिंग्स है उसमें काफी सारी मूविंग ब्लेड्स हैं। तो ये क्या कहलाती है, वन स्टेज कहलाती है, सिंगल स्टेज कहलाती है। बट अगर हमको सेम आउटपुट के लिए, सेम पावर आउटपुट के लिए आरपीएम को रिड्यूस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टी स्टेज करनी पड़ेगी। तो हमको जैसे सिंगल स्टेज है ऐसी और स्टेज बढ़ानी पड़ेगी, 2 स्टेज 3 स्टेज, हमको और स्टेजेस क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो जब हम मल्टी स्टेजेस कर देते हैं, जिसको कि हम कंपाउंडिंग बोलते हैं, इसको हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, तो जब हम मल्टी स्टेजिंग कर देंगे, कंपाउंडिंग कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा आरपीएम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फॉर द सेम पावर आउटपुट के लिए। तो हम कंपाउंडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंडिंग को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंडिंग क्या है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रोटेशनल स्पीड ऑफ सिंपल इंपल्स टरबाइन और रिड्यूस द स्पीड ऑफ टरबाइन रोटर टू प्रैक्टिकल लिमिट 3000 आरपीएम। कंपाउंडिंग क्या हो गई, कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग एक तरह का ऑपरेशन है जिसमें कि क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड ऑफ सिंपल इंपल्स टरबाइन, जिसमें कि जो इंपल्स टरबाइन की उसकी स्पीड को, रोटेशन स्पीड को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, और रिड्यूस द स्पीड ऑफ टरबाइन रोटर, जो या फिर कहेंगे टरबाइन का जो रोटर है उसकी स्पीड को हम क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। कितनी रिड्यूस करना चाहते हैं, टू प्रैक्टिकल लिमिट कितनी, 3000 आरपीएम। जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा जो ऑप्टिमम स्पीड के लिए, जैसे कि हमने बात की थी कि 1200 जो मीटर पर सेकंड जो ऑप्टिमम स्पीड, जो ब्लेड की जो स्पीड, जो क्या कहते हैं नोजल स्पीड होती है, उसके लिए हमने यू ऑप्टिमम कैलकुलेट किया था 600 मीटर पर सेकंड, और आरपीएम हमने कैलकुलेट किया था कितना, 20,000 आरपीएम के आसपास आता है। तो हमने बताया था कि जो 20,000 आरपीएम जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे कि फ्रिक्शन लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, और इतना आरपीएम हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरेटर से 50 फ्रिक्वेंसी पर अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमको 3000 आरपीएम की आवश्यकता है, और जनरेट हो रहा है 20,000। तो हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल लिमिट 3000 तक स्पीड जो है टरबाइन के जो रोटर की स्पीड है उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। 20,000 से 3,000 तक हमको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये जो रिड्यूस का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस का जो प्रोसेस है उसी को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। और ये इसको किस तरह से की जा सकती है, मल्टी स्टेजिंग के थ्रू की जा सकती है। हमने सिंगल स्टेजिंग समझ ली, अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द मल्टी स्टेजिंग। मल्टी स्टेजिंग क्या होती है, उसी मल्टी स्टेजिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंडिंग बोल रहे हैं। अगर हम कंपाउंडिंग कर देते हैं, मल्टी स्टेजिंग कर देते हैं, तो हमारा जो टरबाइन का जो रोटर है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और प्रैक्टिकल लिमिट तक आ जाएगी 3000
आरपीएम तक आ जाएगी फॉर द सेम पावर आउटपुट। तो हमारा पावर आउटपुट जितना चाहिए उतना भी मिल जाएगा और हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कंपाउंडिंग, तो जस्ट सिंपल अपन को ये आइडिया होना चाहिए, टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड ऑफ द टरबाइन, सिंपल इंपल्स टरबाइन, और रिड्यूस द स्पीड ऑफ द टरबाइन रोटर अप टू प्रैक्टिकल लिमिट 3000 आरपीएम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेजिंग बोलते हैं। तो कंपाउंडिंग बेसिकली 3 तरह की होती है। एक तो होती है प्रेशर कंपाउंडिंग, जिसको कि हम रटेव कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। अनदर वन इज द वेलोसिटी कंपाउंडिंग, जिसको कि हम कर्टिस कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। और थर्ड वन इज द प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो 3 तरह की कंपाउंडिंग होती है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। पहली बात हमने क्लियर कर ली कि कंपाउंडिंग क्या होती है। फिर हमको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग 3 तरह की होती है, प्रेशर कंपाउंडिंग जिसको कि रटेव कंपाउंडिंग बोलते हैं, और वेलोसिटी कंपाउंडिंग जिसको कि कर्टिस कंपाउंडिंग बोलते हैं, और थर्ड वन इज द प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब हम समझते हैं कि प्रेशर कंपाउंडिंग क्या होती है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होती है, और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होती है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर कंपाउंडिंग समझने से पहले हम मल्टी स्टेज टरबाइन को और समझ लेते हैं। मल्टी स्टेज टरबाइन का मतलब क्या है कि उसमें जो स्टेजेस हैं वो क्या है, एक से ज्यादा है। जैसा कि हमको पता है कि जो सिंगल स्टेज टरबाइन होती है, उस सिंगल स्टेज में क्या होती है, वन सेट ऑफ द रिंग्स होती है, नोजल रिंग्स होती है, और वन सेट ऑफ द क्या होती है, मूविंग ब्लेड होती है। तो हमने ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ये वन सेट ऑफ द नोजल रिंग्स को बताया है और वन सेट ऑफ द मूविंग ब्लेड्स को बताया। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी, वन स्टेज बन जाएगी। इसके बाद में फिर हमने बताइए, देखिए हमने क्या बनाया, ये मूविंग, हमने क्या बनाया, गाइड ब्लेड्स और फिक्स ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड। तो ये क्या बन गया, एक सेकंड स्टेज बन गई, गाइड ब्लेड, फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड। तो सेकंड स्टेज बन गई, देन गाइड ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। तो ये 3 स्टेज बन गई। तो एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो ये हो गई जिसमें कि नोजल है और मूविंग ब्लेड है, तो ये दोनों सेट मिलकर के वन स्टेज बन गई। देन गाइड ब्लेड, मूविंग ब्लेड मिलकर के ये दूसरा स्टेज बन गई, और गाइड ब्लेड, मूविंग मिलकर के ये तीसरा, थर्ड स्टेज बन गई। तो ये क्या हो गया, एक तरह से 3 स्टेज टरबाइन है, जिसको कि हम मल्टी स्टेज टरबाइन बोल रहे हैं। और इसमें जो हमारी ये नोजल्स है और हमारी जो फिक्स ब्लेड है, नोजल्स, और ये जो हमारी फिक्स ब्लेड है जिसको कि गाइड ब्लेड्स भी बोल रहे हैं, ये क्या है, केसिंग से अटैच्ड है। और जो हमारी मूविंग ब्लेड्स हैं, पिंक वाले, दिस वन एंड दिस वन, ये जो मूविंग ब्लेड्स हैं ये क्या है, शाफ्ट से अटैच्ड है। तो जब नोजल से स्टीम आएगी, ये हमारी नोजल्स बनी हुई है, ये हमारी नोजल्स बनी, ये नोजल्स रिंग है, ये नोजल्स रिंग है पूरी की पूरी। इस नोजल्स रिंग से जब नोजल से स्टीम आएगी तो वो क्या करेगी, इस मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी और इसमें फ्लू होते हुए आगे क्या होगी, पास होगी। तो जैसे ही नोजल से स्टीम आएगी उस टरबाइन की मूविंग ब्लेड पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, उसको वेलोसिटी देगी और हमारा शाफ्ट क्या करेगी, रोटेट करेगी, और उस पे से स्लाइड होकर के, ग्लाइड होकर के क्या हो जाएगी, आगे चले जाएगी। किस में चली जाएगी, फिक्स ब्लेड की तरफ चली जाएगी। फिक्स ब्लेड इसको क्या करेगी, वापस डायरेक्शन देगी, इस स्टीम को क्या करेगी, वापस डायरेक्शन देगी। तो यहां पर ये हमारी स्टीम क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो वापिस हमारा क्या है कि जो गाइड ब्लेड है इसको क्या डायरेक्शन देगी, और डायरेक्शन देकर के किस पे जाएगी, ये मूविंग ब्लेड पे जाएगी। मूविंग ब्लेड पे वापस स्ट्राइक करेगी और इसमें से वापस ग्लाइड होकर के किस में आ जाएगी, फिक्स ब्लेड पे आ जाएगी। फिक्स ब्लेड वापस इसको डायरेक्शन देगी अलोंग किसके, मूविंग ब्लेड के, और मूविंग ब्लेड पे वापस ही आएगी थर्ड स्टेज के अंदर, और उस पर स्ट्राइक करेगी और रोटर को घुमाएगी और वापस स्लाइड करके क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो हमने इस तरह से देखा कि हमारे पास 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज के अंदर नोजल और मूविंग ब्लेड, सेकंड स्टेज के अंदर फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड, थर्ड स्टेज के अंदर फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड। तो नोजल से जैसे स्टीम आती है, हाईली काइनेटिक एनर्जी की स्टीम है, वो क्या कर रही है, मूविंग ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक कर रही है और उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रही है, और जो स्टीम है वो क्या हो जाती है, उससे स्लाइड होकर के, ग्लाइड होकर के क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, और किस में आ जाती है, फिक्स ब्लेड में आ जाती है। फिक्स ब्लेड वापस क्या कर रही है, उसको डायरेक्शन दे रही है किसकी तरफ, मूविंग ब्लेड की तरफ। तो सेकंड स्टेज में फिर मूविंग ब्लेड पे आती है, फिर उस पर स्ट्राइक करती है और वापस इसमें से पास होती है, और फिर फिक्स ब्लेड पे आती है। फिक्स ब्लेड फिर उसको डायरेक्शन देती है मूविंग ब्लेड की तरफ, और फिर उसमें से क्या करती है, स्ट्राइक करती है मूविंग ब्लेड के ऊपर, और फिर क्या हो जाती है, स्टीम इसमें से पास हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर स्टीम क्या हो रही है, 3 स्टेज में से पास हो रही है। तो ये क्या हो गया, मल्टी स्टेज टरबाइन हो गया।
तो इस मल्टी स्टेज टरबाइन के अंदर किस तरह से जो स्टीम है उसकी उस स्टीम जो है उसकी एनर्जी को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, शाफ्ट का आरपीएम किस तरह से कंट्रोल हो रहा है, उसको समझने के लिए हम क्या समझ सकते हैं, जो कंपाउंडिंग है उसको हम समझ सकते हैं। और अभी जैसे हमने बात की थी कंपाउंडिंग 3 तरह की है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग, तो इसको हम समझते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी कंपाउंडिंग। वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या है, बेसिकली वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या है। तो अगर हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग समझते हैं तो हम ये देख सकते हैं वेलोसिटी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जब स्ट्रीम नोजल के अंदर क्या कर रही है, नोजल से पास हो रही है, तो हमको पता है जब स्टीम नोजल से क्या होती है, पास होती है, तो उसका प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो स्टीम का जो प्रेशर हो रहा है क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्टीम का नोजल से पास हो रही है तो उसका प्रेशर क्या हो गया, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो गया। अब स्टीम क्या हो रही है, मूविंग ब्लेड के ऊपर पास हो रही है, मूविंग ब्लेड से क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। तो उसकी जो सारी जो मूविंग ब्लेड से क्या कर रही है, मूविंग ब्लेड पे स्ट्राइक कर रही है। तो जब स्टीम नोजल से पास हुई थी, जिसका प्रेशर क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। इस हाईली काइनेटिक एनर्जी से जब जो स्टीम है मूविंग ब्लेड से स्ट्राइक करती है तो उसको क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या करेगी, उसको रोटेट करेगी। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर जो स्टीम है, जो मूविंग ब्लेड पर जो स्टीम आई है, उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट ही क्या होता है, इसमें यूटिलाइज होता है। अगर इसकी 100 जूल किलो जूल इसके पास एनर्जी है तो उसमें से 25% ही क्या कर रही है, ये एनर्जी यूज कर रही है। किसके अंदर, फर्स्ट सेट ऑफ द मूविंग ब्लेड्स के अंदर। देन वी किसमें से पास हो रही है, सेकंड जो हमारे पास में क्या है, गाइड ब्लेड है, उसमें से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इस गाइड ब्लेड के अंदर क्या हो रहा है, कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। क्यों प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दो गाइड ब्लेड्स के बीच का जो एरिया होता है, गाइड ब्लेड्स के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कहीं एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो जब स्टीम इसमें से पास होती है इस गाइड ब्लेड में से, फिक्स ब्लेड में से, तो उसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो प्रेशर में क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, कंटिन्यूसली प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर ड्रॉप ओनली नोजल के अंदर ही होता है, फिर मूविंग ब्लेड के अंदर भी कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि एरिया में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। दो ब्लेड्स के बीच का जो एरिया है, उसके दो ब्लेड्स के बीच का जो एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ऐसे ही जो फिक्स ब्लेड है उसके दो ब्लेड्स के बीच का जो एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है कंटिन्यूसली। तो प्रेशर इसलिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली कांस्टेंट है। तो जब नोजल से स्टीम पास हो रही है तो उसका प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, उस प्रेशर डिक्रीज की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ये वेलोसिटी लाइन है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और ये जो वेलोसिटी बढ़ी है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तो उसका कुछ पार्ट ही क्या होता है, फर्स्ट जो मूविंग ब्लेड है उसके अंदर क्या होता है, यूटिलाइज होता है। तो कुछ परसेंट ही उसका क्या होता है, यूटिलाइज होता है। देन ये स्टीम जो होती है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ही रिड्यूस होगी, कुछ परसेंट रिड्यूस होगी। फिर ये जो स्टीम है किसमें से पास होगी, सेकेंड ये जो गाइड ब्लेड है इसमें से क्या होगी, पास होगी। तो इसमें प्रेशर क्या कांस्टेंट है, तो इसमें वेलोसिटी में भी क्या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर ये वापस ब्लेड किसमें जा रही है, मूविंग ब्लेड पे जा रही है। तो मूविंग ब्लेड पे जब ये स्टीम जा रही है, वापस क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, और इसका कुछ परसेंट क्या होगा, इस स्टीम का क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगा। इसकी एनर्जी कुछ परसेंट यूटिलाइज हो जाएगी, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वापस कुछ परसेंट रिड्यूस हो जाएगी। देन वापस ये किस में जाएगी, फिक्स प्लेट में जाएगी, वहां पे की कोई प्रेशर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ परसेंट, उसका वेलोसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देन ये जो वेलोसिटी वाली स्टीम वापस किस में जा रही है, थर्ड स्टेज की मूविंग ब्लेड के अंदर जा रही है, तो इस पे स्ट्राइक करेगी और इसमें इस एनर्जी का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। और टरबाइन, और वो क्या करेगा, ब्लेड पर स्ट्राइक करके टरबाइन को क्या करेगा, रोटर को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है वो एक साथ नहीं हो रही है, बल्कि कुछ पार्ट्स के अंदर हो रही है। कुछ एनर्जी उसकी यहां यूटिलाइज हो गई, फर्स्ट मूविंग ब्लेड के अंदर यूटिलाइज हो गई, देन सेकंड स्टेज के अंदर यूटिलाइज हो गई, देन थर्ड स्टेज के अंदर उसकी क्या हो गई, एनर्जी यूटिलाइज हो गई। तो जो वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आरपीएम जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी यूटिलाइज हो रही है। जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी धीरे धीरे क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। तो जो सेम आरपीएम के लिए हमको हमको क्या करना था, आरपीएम घटाना था। तो जब एनर्जी कम यूटिलाइज हुई है तो जो शाफ्ट का जो रोटर होगा वो भी क्या होगा, कम घूमेगा। इसी तरह से उसका कुछ पार्ट फिर यहाँ यूटिलाइज हुआ, तो कुछ पार्ट यूटिलाइज हुआ तो फिर आरपीएम क्या आएंगे, शाफ्ट के कम आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कुछ हुआ, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर आरपीएम फिर क्या होंगे, कम आएंगे। तो इस तरह से हमने जो इसकी एनर्जी थी उसको एक साथ यूटिलाइज न करके हमने क्या किया, इसको स्टेजेस के अंदर यूटिलाइज कर लिया। तो उससे क्या हो गया, जो वेलोसिटी जो है वो एकदम से क्या हुई,
वेलोसिटी को हम जो एनर्जी है उसको हमने क्या कर लिया, पार्ट्स के अंदर यूटिलाइज कर लिया। तो फॉर द सेम पावर आउटपुट के लिए हमने एनर्जी को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया इन स्टेजेस के अंदर। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो वेलोसिटी जो है हमारे क्या होंगे, लॉसेस जो होंगे 2 से 4% क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। 2 से 4% वेलोसिटी लॉसेज हो जाएंगे। जो पहले 18 से 20% लॉसेज हो रहे थे सिंगल स्टेज के अंदर, वो घट करके कितना हो जाएंगे, 2 से 4% ही वेलोसिटी लॉस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, आरपीएम को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो वेलोसिटी है उसको हम स्टेजेस के अंदर क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उसकी जो एनर्जी है उसको हम पार्शली क्या करते हैं, स्टेजेस के अंदर यूटिलाइज करते हैं। पूरी एनर्जी एक साथ यूटिलाइज ना करके हम उसको पार्शली स्टेजेस के अंदर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि वेलोसिटी लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और हमको क्या हो जाता है, आरपीएम कम मिल जाता है और सेम आउटपुट हमको मिल जाता है। तो ये क्या है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग है। इसी तरह से दूसरी क्या है, प्रेशर कंपाउंडिंग है। प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर क्या होता है, गाइड ब्लेड की जगह पर क्या होती है, नोजल्स लगी होती हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है, नोजल है और मूविंग ब्लेड है, और सेकंड स्टेज के अंदर जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग थी उसमें क्या था, गाइड ब्लेड और मूविंग ब्लेड था। बट प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर हम क्या कर देते हैं, सेकंड स्टेज के अंदर नोजल ले लेते हैं गाइड ब्लेड की जगह पर और मूविंग ब्लेड ले लेते हैं। इसी तरह जो थर्ड स्टेज है उसमें भी हम गाइड ब्लेड की जगह पे क्या लगा देते हैं, नोजल लगा देते हैं और मूविंग ब्लेड लगा देते हैं, एज इट इज लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, प्रेशर कंपाउंडिंग में बस क्या किया, जहां जहां पर गाइड ब्लेड थी वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर, उसकी जगह हमने क्या लगा दी, नोजल लगा दी। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर नोजल और मूविंग ब्लेड, सेकंड स्टेज के अंदर नोजल और मूविंग ब्लेड, थर्ड स्टेज के अंदर नोजल और मूविंग ब्लेड। तो नोजल लगाने से क्या हुआ कि जैसे ही हमारी स्टीम फर्स्ट स्टेज के अंदर नोजल से पास होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा। ये प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप हो गया। देन ये किससे पास होगी, मूविंग ब्लेड से पास होगी। मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। देन फिर ये नोजल से पास होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि हमको पता है जब भी नोजल से पास होगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा। देन मूविंग ब्लेड्स के अंदर कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। देन फिर ये मूविंग ब्लेड्स के अंदर नोजल से पास होगी थर्ड स्टेज के अंदर तो प्रेशर ड्रॉप होगा। देन फिर ये मूविंग ब्लेड से पास होगी तो कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। तो इस तरह से जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप एक साथ हुआ था, फर्स्ट नोजल के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप एक साथ हुआ था, उसी प्रेशर ड्रॉप को इसने क्या कर दिया, स्टेजेस के अंदर कर दिया। फर्स्ट स्टेज के अंदर इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ, सेकंड स्टेज के अंदर इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ, थर्ड स्टेज के अंदर इतना प्रेशर ड्रॉप हुआ। तो प्रेशर ड्रॉप को हमने क्या कर दिया, स्टेजेस वाइज डिवाइड कर दिया। तो जब नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप इतना % हुआ है तो उसी के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या हुई है, बढ़ी है। पूरा की पूरा प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, कुछ ही प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो उसी के हिसाब से हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो वेलोसिटी एकदम से फुल इंक्रीज नहीं हुई, कुछ % ही वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो उससे जो मिलने वाला जो आरपीएम है वो भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, एक लिमिटेड आरपीएम हो रहा है जितना कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हमको 100 का 25% चाहिए तो 25% ही हमारी क्या हुई, वेलोसिटी हमको मिली। देन ये किससे पास होगी, मूविंग ब्लेड से पास होगी। तो फिर उसमें क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें अपन को आउटपुट मिल रहा है। देन ये वापस जो स्टीम है किसमें से पास हुई, नोजल में से पास हुई, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है नोजल के अंदर। फिर वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। फिर इसका क्या कर लिया हमने, यूटिलाइज कर लिया, इसकी वेलोसिटी को यूटिलाइज कर लिया कुछ %। देन वापस नोजल में से गई तो प्रेशर वापस डिक्रीज हुआ, फिर इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई। फिर इस वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, मूविंग ब्लेड्स के अंदर यूटिलाइज कर लिया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, जो स्पीड जो है हमने प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या कर दिया, जो प्रेशर है उसको स्टेजेस वाइज पार्ट्स के अंदर क्या किया, डिक्रीज किया। एक साथ डिक्रीज ना करते हुए पार्ट्स के अंदर हमने क्या किया, उसको ड्रॉप किया, डिक्रीज किया इन नोजल। तो उसी रेस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी भी बढ़ी, उस वेलोसिटी से आउटपुट मिला। तो फुल वेलोसिटी ना बढ़ गई, कुछ % ही वेलोसिटी बढ़ी, तो उस हिसाब से हमको आउटपुट मिला। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी टरबाइन के रोटर को रोटेट करने की कि एक पर्टिकुलर स्पीड प्रैक्टिकल लिमिट के अंदर, तो इस पर्टिकुलर प्रेशर ड्रॉप से वो आउटपुट हमको क्या हो गया, मिल गया। तो जितनी वेलोसिटी हमको यहाँ पे मिली थी उस हिसाब से हमको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो जैसे ही नोजल के अंदर स्पीड जितनी इंक्रीज हुई उस हिसाब से मूविंग ब्लेड के अंदर हमको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो 3 स्टेजेस के अंदर हमको रोटर का क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रेशर को स्टेज वाइज क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। उस हिसाब से हमको जो है मूविंग ब्लेड पर आउटपुट मिल जाता है, एनर्जी क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर कंपाउंडिंग में ये डिफरेंस यही है कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर तो प्रेशर ड्रॉप जो होता है सिर्फ नोजल के अंदर होता है, और इसके अंदर फिर
मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि प्रेशर कंपाउंडिंग के अंदर क्या होता है, फिक्स ब्लेड की जगह पे नोजल लगाते हैं, जिससे कि नोजल जहां जहां पर है वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, मूविंग ब्लेड में प्रेशर कहीं ड्रॉप नहीं होता है। और दूसरा ये कि जैसे प्रेशर ड्रॉप हुआ था वेलोसिटी कंपाउंडिंग के, तो उसी रेस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी, तो उस वेलोसिटी इंक्रीज को हम पार्शली क्या करते थे, स्टेजेस के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उससे रिलेटेड जो एनर्जी है उसको हम क्या कर सकते हैं, करते हैं स्टेजेस के अंदर पार्शली यूटिलाइज करते हैं। और प्रेशर कंपाउंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, जैसे जितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है स्टेज वाइज, उतनी हमको क्या मिल रही है, वेलोसिटी मिल रही है, उतनी एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, पार्शली यूटिलाइज कर रहे हैं स्टेजेस वाइज। तो हमको जो मिलने वाला जो आरपीएम है दोनों केस के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल लिमिट के अंदर होता है, और हमारा पर्पस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। फॉर द सेम पावर आउटपुट के लिए हम क्या कर देते हैं, टरबाइन के रोटर की स्पीड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और जो तीसरी है हमारे पास में प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग, वो इन दोनों का क्या है, संयुक्त रूप है। उसमें हम मूविंग ब्लेड भी लगाएंगे, उसके अंदर नोजल भी लगाएंगे, मूविंग ब्लेड भी लगाएंगे, देन नोजल भी लगाएंगे। तो वो दोनों को क्या है, संयुक्त रूप है। तो तीसरे हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, हमने जैसे कि आपको बताया था कि जो वेलोसिटी कंपाउंडिंग है इसको हम कर्टिस कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, कर्टिस कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। क्यों, साइंटिस्ट था कर्टिस, उसने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसको कर्टिस कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। और जो प्रेशर कंपाउंडिंग है इसको हम रटेव कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग को और किस नाम से जानते हैं, दैट इज अ कर्टिस कंपाउंडिंग। और प्रेशर कंपाउंडिंग को क्या बोलते हैं हम, रटेव कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंडिंग क्यों करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग जो है वो रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड ऑफ सिंपल इंपल्स टरबाइन और टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ टरबाइन रोटर टू द प्रैक्टिकल लिमिट। तो हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर कंपाउंडिंग दोनों के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन के रोटर की स्पीड को प्रैक्टिकल लिमिट तक रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग है, जो कि इन दोनों का संयुक्त रूप है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, ये टरबाइन के रोटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कंपाउंडिंग, जिसको कि मल्टी स्टेज या मल्टी स्टेजिंग भी बोलते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।